चलिए, let's start. Good morning. So we are starting with new chapter today. It's joint products and byproducts. Joint products and byproducts. One of very easy and very conceptual chapter. बहुत ही आसान और बहुत ही conceptual chapter है. तो आइए समझते हैं, इसमें कुछ नई नई टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पहले से शायद ना पता हो. वो टर्म्स के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद ही आपको कैलकुलेशंस में ले जाया जाएगा. इमेजिन करिए कि एक बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी बड़ी मशीनों से प्रोसेसिंग करता है. तो उन बड़ी मशीनों में जो खर्चे लगते हैं उनका रिकवरी तभी पॉसिबल है जब आप अपने प्रोडक्ट्स को बहुत सारी क्वांटिटी में बनाओगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ऐसा कुछ प्रोसेसिंग उसमें करोगे कि इनपुट एक डालते हैं और आउटपुट अनेक तरह के आ जाते हैं. क्या बोला सर ने, समझ में आया? इनपुट एक डालते हैं लेकिन आउटपुट अनेक तरह के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट आ रहे हैं. ओके, जैसे एक विजुअलाइजेशन आपको कराते हैं, आपको सब लिखवाएंगे, अभी आप थोड़ा सा सुनिए. मान लीजिए इनपुट लिया हमने, ये हमारा मशीन है जिसको हम प्रोसेस बोल रहे हैं. ये बहुत ही महंगा मशीन है, बहुत ही बड़ा मशीन है, इसको चलाने का खर्च बहुत लगता है. ये खर्च तभी रिकवर होगा जब आप इस प्रोसेस से बहुत सारा क्वांटिटी और बहुत सारा तरह का आउटपुट निकालते हैं. से जो आउटपुट आया उसका एक का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी, तीसरा का नाम है सी, और तीनों की क्वांटिटी भी आपको बताई गई है. और ये क्वांटिटी भी मतलब एक दो पीस नहीं है, हजारों में है. से 10,000 इसका है, 20,000 इसका है, 50,000 इसका है. ऐसे सिनेरियो में जिन जिन प्रोडक्ट्स को लेकर आप अपना प्रोसेस को प्लान करते हो, अपना प्रोसेसिंग को प्लान करते हो, जिन जिन प्रोडक्ट्स को लेकर, उन सारे प्रोडक्ट्स का एक कंबाइंड नाम है दोस्तों, जॉइंट प्रोडक्ट्स, या फिर इनको बुलाया जाता है मेन प्रोडक्ट्स. एंड इसी सिनेरियो में इतनी बड़ी मशीन है, इतना इनपुट डाल रहे हैं, इतने लोग इसको चला रहे हैं, तो ऐसा होता है कि इस मशीन से कुछ कचरे जैसे कुछ सामान निकल आते हैं. अब ये कचरा जो है, इसका दो क्लासिफिकेशन हो सकता है. एक कुछ ऐसा है जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है, एक कुछ ऐसा है जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है, बट उस कचरे में जो रॉ मटेरियल का इंग्रेडिएंट घुस गया है उसके कारण वो रिसाइकल हो सकता है, कोई और लोग उसको रिसाइकल कर सकते हैं. अगर ऐसा है तो उस कचरे को बुलाते हैं नॉर्मल लॉस, जिसे आप रिसाइकल वालों को बेच दोगे तो कुछ आपको स्क्रैप रियलाइजेशन भी मिलेगा. आप उसका कोई यूटिलिटी नहीं ले पाते. और वो स्क्रैप रियलाइजेशन भी क्यों मिलता है? क्योंकि जिस इनपुट से वो बना हुआ है, जिस रॉ मटेरियल से वो बना हुआ है, उसका कुछ कीमत है.
जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी आईडी कार्ड है, ठीक है। अब है तो ये एक प्रोडक्ट, इसमें कोई मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट हो गया तो कचरा हो गया, कोई तो इसको लेगा नहीं, हमारे तो काम भी नहीं आएगा, हम तो इसको सुधार भी नहीं सकते। अब तो हम क्या करेंगे, कबाड़ वाला को बेचेंगे, और जिसे बेचेंगे वो क्या समझ के लेगा, इसमें प्लास्टिक समझ के लेगा। वो सोचेगा ये प्लास्टिक है, इसको गला लो तो शायद वापस प्लास्टिक बन जाए। तो वो उनके काम का है, हमारे काम का कुछ नहीं है। तो हम अगर उसे बेच रहे हैं तो हमारे यहाँ पे स्क्रैप रियलाइजेशन आ रहा है। गॉट इट। उसी के साथ कचरों में कुछ ऐसा कचरा निकला कि उसे जब बाजार में लेके गए तो वो दूसरों के लिए ऐसे रिसाइकल वाला सामान नहीं था, वो दूसरों के लिए कोई खाद्य पदार्थ था, मतलब खाने का चीज था। ऐसा कुछ इमेजिन करो, या दूसरों के लिए कोई फैक्ट्री में रॉ मटेरियल था, या दूसरों के लिए ये सच में कोई काम की चीज थी, बट हमारे लिए वो कोई काम की नहीं थी। हमारे को तो लॉटरी में मिला, मतलब हम तो कचरा ही समझ रखे थे। बस कचरों में ये थोड़ा सा अलग लग रहा था, बट मार्केट में दिखाने गए तो कबाड़ वाला उसको नहीं लिया, उसको मतलब नॉर्मल बिजनेसमैन खरीदने रेडी हो गए, बोला आप मेरे को दे दीजिए, इसमें बहुत कीमत है, आपको पता नहीं है। कोई ग्राहक उसके रेडी हो गए, ये हमें दे दीजिए, ये हमारे काम का है, ये हमारे इस काम में लग जाएगा, हमारे उस काम में लग जाएगा। मतलब हमें पता चला उसका एक मार्केट है और मार्केट वैल्यू उसका एग्जिस्ट करता है, लोग उसे कुछ काम में लेते हैं। तो ऐसे कचरे को हम कचरा ही बोले बार बार तो दिल पे लगता है ना। अरे भाई कचरा क्या सुनाई देता है। कई बार स्कूलों में भी आप डांट सुने होंगे, कचरे कहीं के। कचरा मतलब कोई काम का नहीं, कचरा मतलब कचरा की तरह पड़ा हुआ है, खाली बेड पे कचरा की तरह पड़ा रहता है, मतलब कोई काम का नहीं है, वेस्ट है। वहीं अभी मार्केट में इज्जत है, रिस्पेक्ट है, लोग पूछते रहते हैं, तो फिर कचरा कहाँ से हुआ? तब तो फिर प्रोडक्ट बोलिए, लेकिन ये प्रोडक्ट को तो प्लान नहीं किए थे ना, ये तो बस मिल गया आपको, ये प्रोसेस चला इसलिए मिल गया, तो मिल गया तो फायदा लीजिए। और वो फायदा देने वाला प्रोडक्ट, वो लॉटरी वाला प्रोडक्ट को हम बुलाते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का कनेक्शन कहां से, आप ये समझिएगा, कचरों में से उठा के बनाया हुआ, अपने सीने से लगाया हुआ प्रोडक्ट है। ऐसे तो कचरा में चला गया था, हम तो कचरा ही समझ रहे थे, तो लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दिया तो फिर हम उठा के सीने से लगा लिया, नहीं ये मेरा प्रोडक्ट है। ला आपने तो इसको बनाया नहीं था, तो क्या हुआ, आया तो वहीं से है, मेरा ही मशीन से आया, ये मेरा ही है, अब हम इसका भाव लगाएंगे। लेकिन एक चीज और समझ के रखिएगा कि अगली बार जब मशीन चलाओगे तो जो भी इनपुट वापस से डालोगे, सब कुछ वापस से जॉइंट प्रोडक्ट के लिए ही प्लान्ड होगा। बाई प्रोडक्ट की कोई प्लानिंग नहीं हो सकती, ये एक बाई प्रोडक्ट का कैरेक्टर है। बाई प्रोडक्ट जो आ गया सो आ गया, वही लेना पड़ेगा। जैसे अगर कोई ऑर्डर आ जाए बड़ा कि इसका 20,000 चाहिए, इसका 40,000 चाहिए, इसका 80,000 चाहिए, तो उसके हिसाब से आप इनपुट प्लान करके डालोगे। अगर बाई प्रोडक्ट का बड़ा ऑर्डर आ गया कि बाई प्रोडक्ट ले आओ, मैं 1 लाख ले लूंगा, तो हम उसके हिसाब से अगर मशीन चला देंगे ना, तो ABC भी बहुत ज्यादा आ जाएगा, वो नहीं बिका तो टेंशन हो जाएगा। चलिए अब इन सारी बातों को एक रियल लाइफ एग्जांपल में समझिए। समझिए ये प्रोसेस है डेयरी डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी फैक्ट्री। डेयरी फैक्ट्री समझ रहे हैं क्या? दूध वाला, जो दूध को प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। अलग अलग प्रोडक्ट का नाम आप रख दीजिए, दही, हाँ, मक्खन, और क्या रखेंगे, पनीर। बहुत है, बस एक बार इतना बहुत है। हाँ, और आप कितना सोच सकते हैं मेरे को मालूम है, लेकिन एक बार यहाँ पे रुक जाइए। तो दही का ऑर्डर आया, मक्खन का ऑर्डर आया, पनीर का ऑर्डर आया, तो उसके हिसाब से आपको दूध खरीदना पड़ेगा। अब बीच में रास्ते में प्रोडक्शन होते होते दूध का पानी जो छूट जाता है,
जिसको आप छाछ बोलते हैं, जिसको आप बटर मिल्क बोलते हैं, वो दूध का पानी है। मतलब जो काम नहीं आया वो पानी है, वो एक्चुअली एक तरह का वेस्ट है, बट इसका रॉ मटेरियल इतना कीमती था ना, तो वो पानी भी बहुत गुणकारी है, तो उसका अपना एक मार्केट है, उसे कस्टमर लाइन लगा के खरीद लेते हैं। अब आप कंपनी चलाते हो तो आप बड़ा ऑर्डर दही का ले लोगे, आप बड़ा ऑर्डर पनीर का ले लोगे, मक्खन का ले लोगे, उसके हिसाब से दूध खरीदोगे, लेकिन कोई आके बड़ा ऑर्डर छाछ का देना नहीं ले पाओगे। और देखिए ये कैसे ले, जितना आएगा उतना ही तो देंगे, वो तो आएगा तभी देंगे, हम अभी उसका प्लानिंग भी करने में असमर्थ हैं। वी आर नॉट केपेबल ऑफ प्लानिंग एनी थिंग रिलेटेड टू बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट इज लाइक अ लॉटरी, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जो मिल जाएगा वो आपको दे देंगे। इसीलिए देखिए कहीं पे ऐसा नहीं होता कि कंसिस्टेंटली बटर मिल्क मिलता ही रहता है। बटर मिल्क का अपना एक प्राइस है, मैं मानता हूँ, अपना एक उसमें प्रॉफिट आता होगा, मैं मानता हूँ, बट कंसिस्टेंटली बटर मिल्क का कभी कहीं मार्केट नहीं है। बटर मिल्क कभी पीने मिल गया तो मिल गया, समझ में आ रहा है? जैसे आप मदर डेयरी का प्रोडक्ट देखेंगे, मदर डेयरी का जो प्रोडक्ट्स आता है अपने सराउंडिंग में सब कोई देख सकते हैं, अमूल का भी प्रोडक्ट्स आता है, यू सी बटर चारों तरफ मिलेगा, है ना, अमूल का पनीर वगैरह चारों तरफ मिलेगा, लेकिन अमूल का बटर मिल्क हर समय अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी संस्था ये नहीं चाहेगी ना कि मेरे कचरे ज्यादा निकले, करेक्ट? तो हमेशा हम लोग प्लानिंग कर करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और इम्प्रूव करते हैं मतलब वेस्टेजेस को कम करते हैं, यानी नॉर्मल वेस्ट को भी कम करते हैं और बाई प्रोडक्ट को भी कम करते हैं, क्योंकि बाई प्रोडक्ट का मार्केट परमानेंट मार्केट नहीं हो सकता। कंपनी जानी जाती है जॉइंट प्रोडक्ट के लिए, कंपनी बाई प्रोडक्ट के लिए नहीं खोली जाती, क्योंकि बाई प्रोडक्ट आशीर्वाद से ही मिल रहा है, बाई प्रोडक्ट अपने मेहनत से नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड? एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें, को प्रोडक्ट, वो यहां पे नहीं है बट आपको समझना है। जैसे अमूल का एक फैक्ट्री है जो दूध से दही बना रहा है और पनीर बना रहा है, ठीक है? एसजेसी का भी एक फैक्ट्री है जो दूध से दही बना रहा है, पनीर बना रहा है। उसका दूध मेरा दूध एक जैसा ही दिखता है, मतलब रॉ मटेरियल एक जैसा ही, मशीनें भी एक जैसी है, ध्यान से समझना। उसके यहाँ जो पनीर बन रहा है, मेरे यहाँ जो पनीर बन रहा है, दोनों एक जैसे ही हैं, दिखने में एक जैसे ही है, बस उसका पैकेजिंग अलग है, मेरा पैकेजिंग अलग है। तो उसका पनीर और मेरा वाला पनीर दोनों आपस में कहलाएंगे को प्रोडक्ट। और एग्जांपल देते हैं, मैं किसान, आप भी किसान, अरे आपको क्या पढ़े लिखे बनाएंगे हम? मैं किसान तो आप भी किसान, मेरा खेत आपका भी खेत, मेरे खेत में मैं खेती करता हूँ, चावल उगाता हूँ, गेहूं उगाता हूँ, आपके खेत में आप भी खेती करते हैं, चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं। चावल और गेहूं मेरे लिए मेन प्रोडक्ट, जिसके लिए मैंने बीज बोया। चावल और गेहूं आपके लिए भी मेन प्रोडक्ट, जिसके लिए आपने बीज बोया। आपका चावल मेरा चावल, को प्रोडक्ट। आपका गेहूं मेरा गेहूं, को प्रोडक्ट। मेरा चावल मेरा गेहूं, मेन प्रोडक्ट। आपका चावल आपका गेहूं, जॉइंट प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट। अब साइड में मशरूम उगाया, उगाए नहीं थे, पता नहीं। मशरूम लोग खाते हैं, मजे से खाते, पैसे दे दे के खाते हैं, बाई प्रोडक्ट। अगली बार कितना मशरूम उगाओगे सतीश जी? अरे हम तो उगाते ही नहीं है भैया, ये तो आ जाता है पता नहीं कैसे, तो बेच देते हैं बस। तो उसका कोई बाजार हम लोग बता नहीं सकते, जो मिलेगा आपको दे देंगे भाव लगा के, थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिएगा, और क्या, बाई प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल लास्ट, ठीक है, आखिरी मौका दे रहे हैं, आखिरी मौका, हाँ आखिरी मौका।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सबने नाम सुना है? इनका रिफाइनरी है, ठीक है। इस रिफाइनरी में रॉ मटेरियल लेते हैं पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल जिसे आप बोलते हो, काला तेल जो जमीन से निकलता है। उसको रिफाइन करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया। पेट्रोल और डीजल मेन प्रोडक्ट, क्योंकि उसी के प्लानिंग के हिसाब से पेट्रोलियम खरीदा जाएगा। अब पेट्रोलियम इतना ज्यादा स्कार्स मटेरियल है कि उसका कचरा में भी बहुत गुण है। पेट्रोलियम होता कैसे है कि मिट्टी का तेल है ना, रिफाइनरी में जाता है तो बेसिकली रिफाइन होता है, मतलब समझ लीजिए ना, छाना जाता है। छाना जाता है तो इम्प्योरिटीज ऊपर में रह जाता है, नीचे वाला प्योर वाला निकलते रहता है। जो प्योर वाला निकलते रहता है वही तो पेट्रोल है। ओके, तो जो ऊपर में कचड़ा रह जा रहा है, जैसे चाय बनाते हैं तो छलनी पर कचड़ा रह जाता है ना, वो चाय पत्ती का क्या करते हैं आप? चाय बनाने के बाद चाय पत्ती का क्या करते हैं? फेंक देते हैं, वेस्टेज है, करेक्ट। अभी वो पेट्रोल जब बनता है तो ऊपर में जैसे वो कचरा पड़ा हुआ है, उसको समेट कर उसका भी पेस्ट बनाकर रबर फैक्ट्री वालों को बेच दिया जाता है, उससे रबर बन जाता है। फिर उसमें और भी बहुत सारा उसको निचोड़ के जो उसका रस निकलता है उससे कोई कॉस्मेटिक बन जाता है, ग्लिसरीन ग्लिसरीन बन जाता है। हाँ, ये सब वही तो है, सब गुणकारी है, इतना गुण है उसमें कि आपको बता नहीं सकते। तो ये जो कचरे हैं जिसका एक मार्केट एग्जिस्ट करता है, जिससे आप किसी पर्पस को सॉल्व कर सकते हैं, बट उसका क्वांटिटी कभी प्लान नहीं कर सकते, उन्हें हम कह रहे हैं बाई प्रोडक्ट। उन्हें हम कह रहे हैं बाई प्रोडक्ट। अगर आपके लिए इसका कोई यूज नहीं, जैसे कई बार होता है ना कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को ज्ञान ही नहीं है इस कचरा का कीमत क्या, तो आपके लिए वेस्ट है। किसी के लिए वेस्ट हो सकता है, बट कहीं अगर वो कंपनी उसको बेच पा रहा है तो उसके लिए वो बाई प्रोडक्ट भी हो सकता है। अंडरस्टूड द कंसर्न? इंडियन ऑयल का पेट्रोल, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल क्या है? को प्रोडक्ट है। भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल डीजल भारत पेट्रोलियम के लिए मेन प्रोडक्ट है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल और डीजल जॉइंट प्रोडक्ट है। वैसे केरोसिन जो बनता है, वो केरोसिन इसी कचरे को ही जूस में कन्वर्ट करके केरोसिन बनता है। केरोसिन बाई प्रोडक्ट है, इसलिए केरोसिन का दाम कम रहता है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। और केरोसिन में बहुत इम्प्योरिटीज रहती है क्योंकि वो कचरा का ही थोड़ा रस निकाला हुआ है। अगर केरोसिन कभी गाड़ी में डाल दीजिए, कई बार हाईवे में सावधानी रखना, कभी भी गाड़ी लेके जा रहे हो जीवन में, हाईवे में पेट्रोल पंप हो तो वहीं से पेट्रोल भराना। कई बार हाईवे में क्या होता है ना, छोटा छोटा ढाबा में बैरल भर के रखते हैं कि भाई आप पेट्रोल चाहिए तो यहाँ से ले लीजिए। तो वो बैरल के अंदर क्या आप तो देख नहीं पाओगे झांक के, बड़े लोग केरोसिन रखते हैं या फिर डीजल में केरोसिन मिला देते हैं। तो गाड़ी एक हमारे दोस्त के साथ हुई थी, गाड़ी में वो भरवा लिया, वहां से पूरा फुल टैंक करवा लिया, आधा घंटा बाद गाड़ी बैठ गया। अब हाईवे में कौन मदद करने है, पूरा वहीं पे हैंग हो गए। फिर कहाँ से कहाँ फोन करके क्रेन मंगा के गाड़ी लेके गए। तो केरोसिन डाल के गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, बट इम्प्योरिटीज इतनी है ना कि वो इंजन को चोक कर देगी। तो केरोसिन है क्या? एक कचरा है, कचरे का मान लीजिए एक साफ सुथरा लुक है, उसको फेंकने ही था। बट पेट्रोलियम इतना स्कार्स चीज है ना कि उस कचरे का भी बहुत महत्व है। समझ में आ रहा है? गाय पालते हो, गाय का दूध निकालते हो, मेन प्रोडक्ट। और गाय इतना स्कार्स है कि बोलते गोबर भी बहुत काम का है, बाई प्रोडक्ट। अब गोबर का बिक्री के लिए गाय तो नहीं पाल सकते ना, कि किस लिए गाय रखा भाई, गोबर देती है। तेरे को पता है गोबर का कीमत क्या है? सोचो, मतलब दिस इज द कंसेप्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट। लास्ट एग्जांपल, मैं और मेरा भाई, जॉइंट प्रोडक्ट, मैं और आप, को प्रोडक्ट। आपको एक कनेक्शन समझाना था इससे।
कि जॉइंट प्रोडक्ट होने के लिए प्रोसेस सेम होना जरूरी है, समझ रहे हैं? और को प्रोडक्ट मतलब दिखेंगे एक जैसे बट प्रोसेस अलग है। मैं और आप, हम लोग ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, सुने क्या? वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम अनदर मदर्स। प्रोसेस अलग है लेकिन है तो भाई बहन ही सब। अब हिंदी में देखिए कहावत का क्या हालत किया है, चोर चोर मौसेरे भाई। इतना सुंदर कहावत है, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ऐसे बोलते हैं, दिस इज द कंसेप्ट हियर दैट इन जॉइंट प्रोडक्ट्स द प्रोडक्ट्स माइट बी डिफरेंट बट प्रोसेस इज सेम, and in co-products the products are same but the process is different. Okay, now why we are learning this chapter, what is our role from exam viewpoint, or you can say what is an accountant's viewpoint for this chapter. As a cost accountant, as you know, ये process में जब काम होगा तो इसमें बहुत सारे खर्चे लगेंगे। खर्चे तो लगेंगे ही, बिना खर्चे का कुछ होने का नहीं है। यहाँ पे जितना खर्चा लगेगा स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट कॉस्ट एंड द प्रोसेस कॉस्ट, इसको मिला के हम लोग बुलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो आपको एक कॉस्ट एसर्टेन करना आना चाहिए, ये कॉस्ट पता करना आना चाहिए, कितना रुपया ये अमाउंट होगा ये आपको पता करना आना चाहिए। और हम लोग जो भी खर्च करते हैं दोस्तों, ये तो मैंने अभी आपको बताया है कि ये सब अपने ABC के लिए ही करते हैं। ये दो लॉटरी है, आया तो ठीक, नहीं आया तो भी अच्छा, नहीं आया तो ही अच्छा, क्योंकि उसमें हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। ये मिल गया तो ठीक, कोई इसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं हो रखे हैं। तो ये जो खर्चे हैं जो आप ABC के लिए ही करते हो, इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का एक नाम रखा हमने, जॉइंट कॉस्ट। क्या नाम रखा? जॉइंट कॉस्ट। बेसिकली इट इज टू इंडिकेट दैट दिस इज द कॉस्ट विच इज प्लान्ड फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो ये जॉइंट कॉस्ट किसके लिए लगा? A के लिए कि B के लिए कि C के लिए? तीनों के लिए। अब तीनों प्रोडक्ट तो बाजार में एक साथ नहीं बिकेगा ना, बिकेगा तो अलग अलग। तो ऑब्वियसली आपका एक काम बनता है कि इस जॉइंट कॉस्ट को A और B और C में अपोर्शन कैसे करें। ठीक है, ये अपोर्शनमेंट के 9 तरीके आपको सिखाए जाएंगे, 9 मेथड्स, जो इस चैप्टर का मेन अंश है कि हाउ टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट अमॉन्ग द जॉइंट प्रोडक्ट्स। अंडरस्टूड? ये इस चैप्टर का मेन अंश है। फिर कॉस्ट बढ़ गया अगर A का, B का और C का, तो कॉस्ट मालूम है, सेल्स वैल्यू भी दे दें तो सेल्स माइनस कॉस्ट करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट तो कभी भी हम पूछ सकते हैं, वो आपके लिए टेंशन नहीं है। सेल्स माइनस कॉस्ट इज योर प्रॉफिट। वो प्रॉफिट इंडिविजुअल किसी प्रोडक्ट का भी पूछ सकते हैं, या फिर टोटल पूरी कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ वो भी पूछ सकते हैं। तो प्रॉफिट इज सिंपल। द मेन थिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न विथ मी इज हाउ टू अपोर्शन दिस joint cost into these joint products, and in between अगर बाई प्रोडक्ट से कुछ पैसे मिल ही गए, नॉर्मल लॉस से भी कुछ पैसे मिल ही गए, तो उसका असर जॉइंट कॉस्ट पे क्या पड़ेगा ये भी आपको जानना है। क्या जॉइंट कॉस्ट को बाई प्रोडक्ट में भी बांटना है ये आपको जानना है। मतलब यू हैव टू डील विद द बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट दो प्लान्ड नहीं थे, बट अगर उसके पैसे आ रहे हैं, उसका रिस्पेक्ट है, आप बोले ना कि नहीं ये मेरा प्रोडक्ट है, आपने सीने से लगा लिया, इसको भी स्वीकार कर लिया आपने, तो अगर ऐसा किया तो क्या जॉइंट कॉस्ट बाई प्रोडक्ट में भी बटेगा, या फिर बाई प्रोडक्ट अभी भी कचरा बन के रहेगा? नहीं, जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा। मैं तो सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूं। क्या बाई प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट का दर्जा कभी ले पाएगा, या बाई प्रोडक्ट अभी भी कचरा रह जाएगा? ये आपका इस चैप्टर का सस्पेंस है, ये आपको सीखना पड़ेगा। एंड उसके बाद जॉइंट कॉस्ट को 9 तरीके से बांटना सीखना है। एग्जाम में कौन सा तरीका पूछेगा ये हम नहीं जानते, 9 में से कोई एक पूछेगा, या 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, 9 का 9 नहीं पूछेगा।
और फिर ओवरऑल लास्ट में प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। एक नया चीज और सीखेंगे आप, एक नया चीज कि कई बार ऐसा होता है कि जब पहली बार ये प्रोडक्ट बन के आता है दोस्तों, तो ये प्रोडक्ट बिकाऊ नहीं होता, चाहे ए हो या बी हो या सी हो, नहीं बनता बिकता। मतलब ये बहुत ही अभी क्रूड स्टेज पे है। क्रूड मतलब कच्चा है, कोई नहीं लेगा अभी इसको। तो इसको बेचने के लिए आपको एक और छोटा प्रोसेस में पास करा के, इसका नाम मान लीजिए हमने चेंज कर दिया कि इसको समझ में आए कि ये फर्दर प्रोसेस्ड है, आपको तब जाकर इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत खोजने के बाद यहाँ पे भी ग्राहक मिल गए और यहाँ पे भी ग्राहक मिल गए, और यहाँ पे खर्चा भी लगता है, फर्दर प्रोसेस का खर्चा भी लगता है, ग्राहक यहाँ पे भी मिल रहे हैं, यहाँ पे भी मिल रहे हैं। देखिए, जब यहाँ पे ग्राहक नहीं मिल रहे, शुरुआत में ग्राहक नहीं मिल रहे, जब वो कच्चे थे तब ग्राहक नहीं मिल रहे, तब तो ऑप्शन ही नहीं है, तब तो सोचने का दरकार ही नहीं है ज्यादा। तब तो भैया खर्चा जो यहाँ पे आया, आप सोचो ना प्रॉफिट कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड प्रॉफिट ऑफ ए इन दैट केस। ए का यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा आया वो तो रहेगा ही, प्लस ए का फर्दर खर्चा, टोटल खर्चा आ गया, फिर सेल वैल्यू माइनस करोगे तो ए का प्रॉफिट आएगा। मतलब इस खर्चा को लेके कोई टेंशन है क्या कि ये किस में बांटना है नहीं बांटना है, ऐसा तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो ए का ही है। अब अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ नहीं भाई बहुत खोजे, दोनों तरफ का ग्राहक मिला हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें रहना चाहिए कि इसमें रहना चाहिए। तो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि फायदा कैसे ज्यादा आ रहा है। मतलब एक सिंपल तरीका क्या करेगा, कोई आदमी मान लीजिए ये वाला चीज एप्लीकेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो उस समय प्रॉफिट क्या हो रहा है देख लो, सेल वैल्यू मालूम है, खर्चा यहाँ से टूट के आएगा, प्रॉफिट देख लो। दूसरा तरीका क्या है कि आप मान लो ये है, ये नहीं है, तो इस सेल वैल्यू से प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इसका खर्चा यहाँ से यहाँ टूट के आएगा, प्लस ये वाला जोड़ोगे, लॉजिकल है ना एकदम, डायग्रामेटिकली समझ लीजिए, ये वाला जोड़ोगे टोटल कॉस्ट आएगा, सेल वैल्यू माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, दोनों प्रॉफिट को कंपेयर कर लो, किसमें ज्यादा फायदा होता है अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लो। क्या इसका और कोई प्रेजेंटेशन है? बिल्कुल है, जानने के लिए बने रहना पड़ेगा कि आप इजीली और इसको कैसे क्रैक कर सकते, कम से कम समय में कैसे पता कर सकते। ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं तो आपको इस चैप्टर में जानना क्या है, मैं आपको लिखाऊंगा एक सेकेंड। पहले तो कुछ नए नए टर्म्स जो आज आप जाने उसको इलेबोरेट करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि बाई प्रोडक्ट का समझौता कैसे करें, क्या उसे जॉइंट प्रोडक्ट का दर्जा दिया जाए या अभी भी कचरे जैसा ही ट्रीटमेंट उसके साथ किया जाए। तीसरा, आप जॉइंट कॉस्ट कैसे निकालना है वो सीखेंगे। चौथा, उस जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटना है अलग अलग मेथड में वो सीखेंगे, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट अंडर सेवरल मेथड्स। पांचवा, आप देखेंगे कि फर्दर प्रोसेस करे कि ना करे, जो भी अभी आपको बताया कि प्रॉफिट निकाल के कंपेयर कर लीजिए, ये सबसे साधारण तरीका है, बट उसका एक समय बचाने का तरीका आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। और छठा, लास्ट में हम ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेंगे, भैया प्रॉफिट भी निकाल दीजिए, लास्ट में ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है कंपनी का वो भी बता दीजिए, प्रोडक्ट वाइज बता दीजिए, अलग अलग बता दीजिए, फिर सबको मिला के इकट्ठा करके टोटल में बता दीजिए, हो गया चैप्टर खत्म। अब बस खाली फॉर्मेलिटी है, आगे इसको लिखना है और एक एक सम करना है सब पे। मेन खाली खेल है दोस्तों ये वाला, इसका 9 मेथड्स, ये 9 मेथड्स को ग्रिप में ले लोगे तो चैप्टर आपको आता है। चलिए ये लिखते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर का खजाना। पहला है टर्म्स यूज्ड इन द चैप्टर। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। तीसरा है जॉइंट कॉस्ट कंप्यूटेशन।
चौथा है अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ब्रैकेट में 9 मेथड्स। पांचवा है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। सिक्स्थ है ओवरऑल प्रॉफिट कंप्यूटेशन। ओवरऑल प्रॉफिट कंप्यूटेशन। देखो, सबके बारे में हल्का फुल्का जानकारी अभी आपको है, तो आपको जैसे ही कोई टॉपिक स्टार्ट होगा तो सीखने को भी नया कुछ मिलेगा और बेसिक जानकारी को आप और कंसोलिडेट करते रहेंगे। आइए, पहला हेडिंग लीजिए, टर्म्स यूज्ड इन द चैप्टर। देखिए, टू अंडरस्टैंड several terms, we are drawing this process flow chart. To understand several terms, we are drawing this process flow chart. देखिए, एक सर्कल है, इनपुट, फिर एक बर्फी है, प्रोसेस, प्रोसेस के बाद एक देखो बड़ा सारा बिंदी है, ये देखो, ए बी सी। नॉर्मल लॉस प्रोसेस के बाद इसमें से दो पार्ट है, नॉर्मल लॉस और एक बाई प्रोडक्ट। नॉर्मल लॉस में विथ और विदाउट स्क्रैप रियलाइजेशन, और बाई प्रोडक्ट में हैविंग मार्केट वैल्यू। बाई प्रोडक्ट में हैविंग मार्केट वैल्यू। like a main product, having market value like a main product। फिर इस A को लेके एक छोटा सा बर्फी है, प्रोसेस A1। ऐसा जरूरी नहीं कि ये A में ही होगा, ये B में भी हो सकता है, C में भी हो सकता है, अभी डायग्राम में A ही बनाया। अब आप लोग पेन का कलर चेंज कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको दिखाने के लिए। ये जो एक पॉइंट मैंने बनाया दोस्तों, इसका एक नाम है, इसको आप बोल रहे हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट और सेपरेशन पॉइंट।
सम्स वगैरह में ये बहुत बार यूज होता है, ये टर्म बहुत बार यूज होता है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट और सेपरेशन पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के पहले जो खर्चे लगे यहां से यहां तक, उसको बोलते हैं प्री स्प्लिट ऑफ कॉस्ट या प्री सेपरेशन कॉस्ट। छोटा छोटा लिखना, प्री सेपरेशन कॉस्ट। इसी का दूसरा नाम है जॉइंट कॉस्ट। प्री सेपरेशन कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट। ए, बी और सी को आप बोल सकते हैं, ये है, थोड़ा नीचे करके देखिए, प्लान्ड प्रोडक्ट्स और जॉइंट प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स, इस प्रोसेस में जो खर्चा लगता है, इस प्रोसेस में, इसको बोलते हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, और शॉर्ट में लिख लेना एफपीसी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, चलिए आइए अब नीचे लिखते हैं। नंबर 1, टर्म्स में ही नंबर 1 लिख रहे हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स और मेन प्रोडक्ट्स। लिखिए, द प्रोडक्ट्स based on which the production is planned. Production or process is planned. The products based on which the products or process is planned. They have a considerable market value. कंसिडरेबल मतलब कंसिडर करने लायक, मतलब समझने लायक, इंपॉर्टेंस देने लायक मार्केट वैल्यू होती है उनकी। एंड डिमांड, मार्केट वैल्यू एंड डिमांड। The different joint products produced from a single process have different physical characteristics or utilities. Have different physical characteristics or utilities. देखो फिजिकली वो अलग है, केमिकली तो सब सेम ही है ना। क्या बोलेंगे, केमिकली तो सब सेम ही है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल तो एक ही है। हम्म, एग्जाम्पल, पेट्रोल एंड डीजल produced in a petroleum refinery.
नेक्स्ट नंबर 2, बाई प्रोडक्ट्स। The products that are incidental to manufacturing of main products the products that are incidental to manufacturing of main products, its production cannot be planned and is unavoidable। न रोक सकते न प्लान कर सकते, and is unavoidable। It is actually a wastage but considered as a product only because of its market value। And you know what? Sometimes the market value of byproduct can be more than main product। चीनी का फैक्ट्री में ना गुड़ चीनी बिकता है 40 रुपए किलो, गुड़ बिकता है 150 रुपए किलो। गुड़ इज बाई प्रोडक्ट। चीनी कैसे बनता है पता है क्या? गन्ना से। कैसे? मशीन में गन्ना डालते चीनी आ जाता है। गजब बात करते हैं। थोड़ा फ्लो तो समझा। बात सही बोल रहा है, अपना हिसाब से जितना आज तक समझा सही बोला है, गलत बात नहीं बोला है। मतलब इधर से गन्ना डाली सर, उधर वेट करे चीनी आया। गन्ने का रस निकालते, फिर उसको बॉईल कर करके उसको टाइट कर लेते, उसका पानी उड़ा देते, सॉलिड पार्ट रख लेते, फिर उसको सुखा के पेस्ट बना जाता, टाइट एकदम पेस्ट जैसा बना लिया जाता है। फिर उस पेस्ट को सेवरल रिफाइनिंग प्रोसेस से थोड़ा सा उसको सॉलिड बना, मतलब पेस्ट हल्का है, फिर और गाढ़ा हुआ और टाइट हुआ, टाइट करते 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 समझ लो वही पेस्ट का लड्डू बनाते 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 वो मशीन से वो एकदम टाइट एक लुक ले लेता है, जैसे कि कोई मान लीजिए रॉक जैसा कुछ ऐसा आ जाता है। तो जो बीच बीच में इम्प्योरिटी जैसा हम लोग रिमूव करते रहते हैं ना, वही सब वेस्टेज है और वही सब का बहुत कीमत है। और हर एक वेस्टेज का बाजार में कीमत होने से वो सब बाई प्रोडक्ट है। कोई उसको फेंकता नहीं है, उसको भी बेचता है, उससे भी अपना कॉस्ट कम करता है। देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉजिक है कि क्यों चीनी सस्ता बिकता है। क्योंकि रास्ते में जो कचड़े आए वो कचड़े नहीं है, वो कचरों का भी तो कीमत है। इनफैक्ट चीनी से ज्यादा दाम पे बिकता है, तो उससे रुपए आए ना, तो रुपए आए तो कॉस्ट कम हुआ ना चीनी का ही अल्टीमेटली। तो चीनी का लास्ट में प्राइस तो कम होना ही चाहिए। नहीं समझे? लॉजिक क्लियर हो रहा है? जब आप चीनी खरीद रहे हो 40 रुपए में मिल रहा है, चीनी में सब्सिडी भी जाता है घर सरकार का, बट चीनी सस्ता इसलिए भी है क्योंकि रास्ते में जो कचरे आ रहे हैं वो कचरे नहीं है, वो सारे के सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं। उनको बेच बेच के कई बार 100-100 रुपए किलो जैसा रेट्स मिल रहा है,
तो वो सारे को लेकर अल्टीमेटली चीनी का ही कॉस्ट कम किया जा रहे हैं, तो लास्ट में चीनी जो बचा वो तो सस्ता ही बिकेगा ना। तो गन्ने का जूस को बॉयल किया, बॉयल करके पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाते बनाते उसको सुखा सुखा के हार्ड रॉक जैसा किया, और हार्ड रॉक करके फिर उसको कटिंग करते हैं मशीन में इन लोग। तो कटिंग करने से जो चीनी आता है बेसिकली, वो चीनी में फिर केमिकल्स मिलाकर उसको वाइट किया जाता है। ओके, तो बिफोर कटिंग जो चीनी होता है वही तो ब्राउन शुगर बोला जाता है। एक ब्राउन शुगर ये भी होता है, वो ब्राउन शुगर की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, समझ गए ना? वो वाला ब्राउन शुगर नहीं है, ये ब्राउन शुगर अलग है। आप लोग कलकत्ता में रहते हो तो आप लोग ने सुना होगा दुलाल चंद्र बहार का ताल मिश्री आता है, बहुत पॉपुलर है ताल मिश्री। बंगाली लोग में तो बहुत हर घर में यूजुअली मिलता है, कई बार, है क्या? नहीं सुना? सब बच्चा लोग को देते ही। तो वो क्या होता है, केमिकल फ्री होता है वो। एक्चुअली आप समझिए कि गुड़ का बस कटिंग हुआ है, आप में वही रॉक का कटिंग हुआ है, केमिकल फ्री है तो उसमें हार्म कम है। फिर आजकल तो उसका भी एक मार्केट आ गया कि बिना केमिकल वाला चीनी दे दो, ब्राउन शुगर जो महंगा बिक रहा है मेन चीनी से। लोग सोचो समझते तो है नहीं, जबकि मेन चीनी बनाने के लिए कितना केमिकल डालना पड़ता है, तो और महंगा हो गया ना। बट आप समझिए कि आप बीच वाला चीज कोई खरीदते ज्यादा दाम पे, फिर वो लोग क्या करते हैं, उस पे केमिकल मिलाते हैं और फिर फर्दर उसको क्यूब्स में कट करते हैं। अब क्यूब्स में कटिंग करेंगे तो पाउडर बचेगा ही। अरे कटिंग होगा तो पाउडर नहीं गिरेगा क्या? तो पाउडर भी सैक्रिन बोल के बिक जाता है। होम्योपैथी का दवाई खाते हैं ना, सब सैक्रिन से ही तो बना हुआ है, तो उसका भी कीमत है, उसका मेडिसिनल वैल्यू है। सो बीच बीच में जितने कचरे आ रहे हैं किसी को भी फेंका नहीं जा रहा वहां पे, वो सब का एक मार्केट है, इसलिए वो सब कचरे बाई प्रोडक्ट ही हैं। तो बाई प्रोडक्ट में ऐसा कभी मत सोचना कि उसका सेल वैल्यू कम होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि उसका सेलिंग रेट मेन प्रोडक्ट से भी ज्यादा मिलता है। एंड उसका लॉजिक भी ऐसा है, जैसे चीनी में मैं बताया कि अगर किसी बाई प्रोडक्ट से बहुत पैसे आ गए तो बाई डिफॉल्ट मेन प्रोडक्ट तो सस्ता हो ही जाएगा, ठीक है। थर्ड, अच्छा थर्ड नहीं, पहले एग्जांपल लिखो। केरोसिन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और भी एग्जांपल लिख लो, बटर मिल्क, जिसको आप छाछ बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मिल्क प्रोसेसिंग। मोलासेस क्या बोलते हैं इसको? गुड़, गुड़। मोलासेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। ये सब इसलिए बता रहे हैं ना, कई बार सम्स में ये सब यूज किया हुआ होता है लैंग्वेज में, तो आप पकड़ ले फट से। एक और नाम देते, बगासे, ये नाम सुने क्या? बगासे, जैसे गन्ना का जूस जब निकालोगे तो गन्ने का छिलका, वो छिलका को फेंका नहीं जाता है, तो वो वेस्टेज, बट उससे भी कागज बनता है, उसको बोलते हैं बगासे। बगासे अगेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर में ही है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग, प्रोड्यूस बोल सकते हो या लेफ्ट बोल सकते हो, एक्चुअली वो प्रोड्यूस तो नहीं है ना, बगासे तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तो शुगर केन का छिलका है। लेफ्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। चलिए तीसरा, को प्रोडक्ट्स। अ प्रोडक्ट
Ani, the products that are similar in physical characteristics the products that are similar in physical characteristics but are produced from different processes but are produced from different processes. Example: petrol of Indian Oil and petrol of Bharat Petroleum. Fourth, split off point or separation point. Split off point or separation point. लिखिए the stage of production या processing the stage of production or processing where different joint products are identified. पहचाना जाता है कि अब यहाँ पे different products निकल रहे हैं, देखो, are identified is called as split off point. देखो, इस पॉइंट के पहले तक इनपुट एक ही था, वही प्रोसेस हो रहा था। जहां पे मशीन में एक ऐसा मान लो सेक्शन बना हुआ है कि अब ये मशीन है ना, देखो, एक सामान यहाँ भेज रहा है, एक सामान यहाँ भेज रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई करके अलग कर रहा है। तो आप भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अब देखो ये अलग आया, ये अलग आया, ये दो अलग अलग चीज अलग अलग है। तो ऐसा स्टेज को हम लोग स्प्लिट ऑफ स्टेज बोलते हैं। ठीक है, वो मशीन में कॉर्नर बना हुआ होगा जहां पर आपको दिखना शुरू होगा पहली बार कि अब देखो यहां से दो अलग आ रहे हैं, यहां से यहां तीन अलग अलग जा रहे हैं। उसके पहले तक आपको नहीं पता चलता है। फिफ्थ, प्री सेपरेशन कॉस्ट। The cost incurred before separation point. It is also called as joint cost. Sixth, post separation cost. The cost incurred after separation point. It is also called as
further processing cost. It is also called as further processing cost. ठीक है, देखो हम लोग एक सिंपल सिचुएशन ही अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे, बट एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रियल वर्ल्ड का अगर आपको बताए ना, इमेजिन करो रियल वर्ल्ड का सिचुएशन, ए आया, बी आया, फिर ए एक प्रोसेस से गया, फिर मान लीजिए सी आया, डी आया, कितना चेन हो सकता है आपको मैं बता नहीं सकता, ई आया, एफ आया, समझ रहे चेन कितना बड़ा हो सकता है। ए को फर्दर प्रोसेस किए तो फिर ये भी एक तरह का जॉइंट कॉस्ट दिखा रहा है, इसमें भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, सी और डी आया, फिर सी को फर्दर प्रोसेस किए तो फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट दिखा रहा है, ई और एफ आया। तो रियल वर्ल्ड में ऐसे 100 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। आप लोग ये सब पढ़ाई को कॉम्प्लिकेटेड बोलते हो, तो रियल वर्ल्ड आपके तो एकदम सर के ऊपर से जाने वाला है। हम लोग का पढ़ाई में क्या है, कुछ नहीं है। रियल वर्ल्ड जो है उसका इतू सा भी पार्ट पढ़ाई में नहीं है, ठीक है। तो कभी ऐसा हो जाए, सीएमए वालों के लिए बता रहे हैं, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, कभी हो जाए, सीएमए में थोड़ा इंस्टीट्यूट का आदत होता है रियल वर्ल्ड का कोई क्वेश्चन बना के ऐसा क्रिएट करके दे, तो चेन में बहुत सारा चीज पूछ सकता है। तो उसमें कंसेप्ट जो आपको क्लास में, मैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 तक का दूंगा, यहाँ तक का दूंगा। मेरे एग्जाम के, मेरे मैट के सम्स में, मेरे क्लास का कवरेज में यहीं तक का सब इंक्लूडेड है। तो उसके बाद भी फ्लो वही है, आप अगर यहाँ तक सीख गए तो आप फिर जोड़ते जाइए ना, वही चीज को चलाते जाइए, उसमें क्या कर सकते हैं, हर बच्चा कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां जाना। सेकंड पॉइंट, नया टर्म्स खत्म हो गया भाई, दूसरा पॉइंट में चले आइए। द हेडिंग इज ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ये ट्रीटमेंट आ गया ना तो चैप्टर का आधा दर्द खत्म हो गया। ट्रीटमेंट कवर्स 50% पेन ऑफ द चैप्टर। ये थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, लिख के रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी ऑल्सो। एक चार्ट जैसा बनाएंगे, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। 2 पार्ट निकाला, पहला पार्ट है ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। मतलब कचड़े को कचड़ा जैसा ही ट्रीट किया, भले ही उसका बाजार में वैल्यू है, पहचान है, ठीक है होगा, कचरा तो आखिर कचरा ही है। दूसरा, ट्रीटेड एज मेन प्रोडक्ट, मतलब सीने से लगा लिया, नहीं ये भी जायदाद का हिस्सेदार बनेगा, मेन प्रोडक्ट जैसा व्यवहार किया, कभी दूसरे मेन प्रोडक्ट और इसमें अंतर नहीं किया, डिफरेंशिएट नहीं किया। वेरी गुड। अब नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट है ये समझो, तो आपको समझ में आएगा ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है। जैसे ये चीज हर बच्चा को बेसिक कॉन्सेप्ट में पता होता है
कि कॉस्ट में 3 आइटम आते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, करेक्ट। इन तीनों से टोटल कॉस्ट आता है। बट ऐसा होता है कि प्रोसेस करते समय कचरे निकलते हैं। अगर कोई कचरा नॉर्मल है तो उसका जो रियलाइजेशन है दैट इज ऑलवेज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट, और इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। जिन्होंने प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर भी मेरे साथ किया हुआ है, जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए बता रहा हूं, उनको मैं ऐसे सिखाता था, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड अकाउंट फॉर्म में, और बाई करते थे आप नॉर्मल लॉस। तो इससे ये समझ में आता है कि इन तीनों को जोड़ो, इसको घटाओ। बेसिकली आपका आइडिया यही रहना चाहिए कि अगर कोई कचरे का नाम नॉर्मल है, उससे कुछ भी पैसे आ रहे हैं, तो उसको कॉस्ट से घटा लेना चाहिए। नॉर्मल का कोई भी रियलाइजेशन कॉस्ट से घट जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी कॉस्ट बोलते हैं ना दोस्तों, ये पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक्स है कि ऑल कॉस्ट आर सपोज टू बी नॉर्मल कॉस्ट। हम लोग जब इसमें प्रॉफिट जोड़ते हैं तो इट शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो प्राइस आता है वो होना चाहिए नॉर्मल प्राइस, जिससे संस्था चलती है। अगर हमेशा चलाना है तो एबनॉर्मल प्राइस चार्ज करोगे, कोई एक दिन दे देगा, दूसरा दिन नहीं देगा, बिजनेस नहीं चलेगी। बिजनेस चलाना है तो जो नॉर्मल है वही लीजिए। तो खर्चा भी नॉर्मल, प्रॉफिट भी नॉर्मल, प्राइस भी नॉर्मल। नॉर्मल मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं जो हमेशा होना चाहिए। जो हमेशा होगा उसका खर्चा आप ले लो, जो हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए वो ले लो, और जो प्राइस है वो हमेशा वाला लो। अब नॉर्मल कुछ मत करो, जिससे कंपनी लंबे समय तक आप चला सकोगे। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस का अगर ये ट्रीटमेंट है, अभी मैं क्या लिख रहा हूं आप ध्यान दें, मैं बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट लिख रहा हूं, और उसमें ऑप्शन दिया हूं कि इट शुड बी ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट है कि उसका जो रियलाइजेशन होता है उसको कॉस्ट से घटा लेते हैं। जैसे और अच्छे से आपको समझाते हैं, एक और एग्जांपल देखिए फिगर्स के साथ। मान लीजिए प्री सेपरेशन कॉस्ट में मेरा मटेरियल आया था, जो मैंने प्रोसेस में डाला था 1000 यूनिट, 50,000 रुपया लगा। फिर लेबर और ओवरहेड हमने मेन प्रोसेस में प्री सेपरेशन पे खर्चा किया 30,000 और 50,000। ओके, अब जब मशीन में ये गया 1000, तो इसमें से नॉर्मल लॉस हमेशा, यानी कि 100 यूनिट हमेशा खराब हो ही जाता है, कुछ करने का नहीं है। जो हमेशा हो जाता है उसको ही नॉर्मल बोल रहे हैं। तो 100 का क्वांटिटी आप माइनस किए। मान लीजिए नॉर्मल लॉस का कोई अमाउंट ही नहीं मिला। ऐसा होता है ना, कई बार कचरा है उसको फेंकना पड़ेगा, उसका कोई अमाउंट ही नहीं मिला, तो आप क्या बोलोगे? 900 का जो कॉस्ट है दोस्तों वो 1,30,000 है, करेक्ट। मतलब नॉर्मल लॉस एडजस्ट होता ही है आपके खर्चे में। अब यहाँ पे तो सर एडजस्ट नहीं हुआ, क्वांटिटी कम कर दिया ना तो एडजस्टेड हो गया। देखिए ना, रेट अपने आप एडजस्ट होके आएगा। ये रेट है ना बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई तो रेट बढ़ गया, तो एडजस्ट हो गया। अब इस नॉर्मल लॉस को मान लीजिए आपने 4,000 रुपए में बेच दिया। अगर 4,000 में बेच दिया तो ये 4,000 जो माइनस की हो, ये क्यों माइनस की हो? क्योंकि देखो ये आउटफ्लो है, बेचा तो ये इनफ्लो आया, तो नेट आउटफ्लो इज योर नेट कॉस्ट विच इज 1,26,000। अगर ये कुछ नहीं मिलता, इनफ्लो नहीं मिलता, तो क्या लेस करते? 0 लेस करते, मतलब कुछ भी लेस नहीं करते, कॉस्ट 130 रह जाता। मतलब नॉर्मल लॉस के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है? नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होता है कि उसका क्वांटिटी कम करो, और अगर उसका रियलाइजेशन है तो कम करो। रियलाइजेशन कुछ नहीं है तो क्वांटिटी तो कम करो, अमाउंट 0 रख दो। अब अगर हम बाई प्रोडक्ट का भी यही ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब इस प्रोसेस में आप एक आगे का कंटिन्यूएशन समझिए। इस प्रोसेस में अगर बाई प्रोडक्ट भी आया, तो नॉर्मल लॉस के साथ बाई प्रोडक्ट आया, उसका क्वांटिटी 300 यूनिट था मान लो, तो 300 क्वांटिटी था तो उसको लेस करिए, और उसका फिर कॉस्ट वॉस्ट मत देखिए। जैसे नॉर्मल लॉस का कॉस्ट थोड़ी देखते थे, नॉर्मल लॉस का रियलाइजेशन देखते थे कि उससे कितने पैसे आ रहे हैं। तो इसका भी तो मार्केट वैल्यू है, रियलाइजेशन नहीं बोल के मार्केट वैल्यू बोलिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा रिस्पेक्ट देना है ना। रियलाइजेशन मतलब बोलते हैं कि कुछ भी मिल गया ले लो,
और मार्केट वैल्यू मतलब बोलते हैं जो बाजार में उसका कीमत है वो लो। तो जो मार्केट वैल्यू है उससे इनफ्लो आएगा क्या आउटफ्लो होगा? उससे तो इनफ्लो आएगा। तो इनफ्लो में जो रुपए आए, मान लो आपको 15,000 रुपए मिल गए, तो वो इनफ्लो आप जैसे नॉर्मल लॉस का लेस करते थे वैसे यहाँ पे लेस कर लीजिए। तो ये 600 हुआ और ये 1,11,000 हुआ। अब जो बच गया ना, डेफिनेटली ये जॉइंट प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट में अब इसके अंदर ए बी सी कितने भी हो सकते हैं, दैट वी डोंट नो अभी एग्जाम्पल में। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट जैसा किया, सेम ट्रीटमेंट यू सी बाय प्रोडक्ट का किया। कब किया ऐसा? जब बाई प्रोडक्ट को नॉर्मल लॉस का ही दर्जा दिया। जब बाई प्रोडक्ट को नॉर्मल लॉस जैसा समझा तो बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस जैसा किया। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है, और अच्छे से बोल देते हैं, क्रेडिट इट्स रियलाइजेबल वैल्यू टू द जॉइंट कॉस्ट। ये किसका ट्रीटमेंट है? नॉर्मल लॉस का। अभी बाय प्रोडक्ट में क्या बोलेंगे थोड़ा सा अच्छा, क्रेडिट इट्स मार्केट वैल्यू। ठीक है, रियलाइजेबल भी बोल दो, उतना कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। क्रेडिट इट्स रियलाइजेबल वैल्यू बाय प्रोडक्ट के लिए भी टू द जॉइंट कॉस्ट। समझ गए? भी एक सरप्राइज दिखेगा। मैं एक फ्लो चार्ट से आपको समझाता हूं, क्रैक कर लेना, अभी सीख जाना। इनपुट है, प्रोसेस है, ए बी और एक्स। तो कौन सा बाई प्रोडक्ट है भाई? बहुत गलत किया आपने, मैंने आपको बताया ही नहीं है। ए बी और एक्स नाम मैच नहीं खा रहा तो आप बाई प्रोडक्ट बोल देंगे? कितने निर्दयी हैं आप। हुँ? 3 भाई हैं, एक का नाम है रामलाल, एक का नाम है श्यामलाल और तीसरे का नाम है मंटूश। तो मंटूश बाई प्रोडक्ट। ऐसा इमोशन है आपका? छी छी छी, रुकिए, पूरा इंफॉर्मेशन लीजिए। हाँ, अभी ये भी सीखने का चीज है, एग्जाम में से जाल बिछाता है। आप सोचते ए बी एक्स तो एक्स बाई प्रोडक्ट, निकाल इसको, निकाल निकाल निकाल, गोरा गोरा काला निकाल। ऐसे थोड़ी होता है यार, गजब बात करते हैं। सर को बताने देंगे, हमेशा सर को बताने देंगे। क्वेश्चन जब तक बोलेगा नहीं तब तक सब मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पे 1000 यूनिट आपने डाला जिसका 50 रुपए करके दाम था। बाकी यहाँ पे प्रोसेस कॉस्ट बोलकर इसके अलावा 80,000 रुपए और लग गए। टोटल खर्चा कितना आ गया? 31। अब मान लो एक्स सर ने बोला बाई प्रोडक्ट है इसलिए बाई प्रोडक्ट है और कोई नॉर्मल लॉस नहीं। अगर एक्स बाई प्रोडक्ट है तो बाई डिफॉल्ट ए बी क्या है? मेन प्रोडक्ट है। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी तक का टोटल खर्चा कितना लग गया है? प्री सेपरेशन कॉस्ट 130 लग गया है। बाई प्रोडक्ट का रिस्पेक्ट नॉर्मल लॉस जैसा ही कर रहे हैं हम लोग, उसको कोई अलग सा मेन प्रोडक्ट जैसा इंपॉर्टेंस अभी नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इस बाई प्रोडक्ट का यहाँ पे मार्केट वैल्यू खोजा जाएगा। मार्केट वैल्यू 6,000 रुपया मिला तो आप क्या बोलोगे? नेट जॉइंट कॉस्ट क्या पड़ा? 1,24,000। मैंने जो अभी आपको शुगर के एग्जांपल में समझाया कि बीच बीच में जो प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उन सब के रियलाइजेबल वैल्यू आने से अल्टीमेटली जॉइंट कॉस्ट सस्ता होता चला जाता है, जॉइंट प्रोडक्ट सस्ता होता चला जाता है। वही हो रहा है ना यहाँ पे, कि अगर इसका मान लो 60,000 मिल जाए फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? जॉइंट कॉस्ट 70,000 हो जाएगा। समझ में? बाई प्रोडक्ट के रियलाइजेशन से जॉइंट कॉस्ट का अमाउंट कम हो जाता है। ये सब दुनिया में बिजनेसमैन की स्ट्रेटेजी है। आपको चीनी महंगा मिलेगा ना, आप खरीदोगे नहीं, बोले चीनी खाना बंद, जबकि चीनी खाने से सारा बीमारी भी हो रहा है। हम लोग मानते भी नहीं चीनी खाए बिना। क्यों? क्योंकि चीनी सस्ता भी है और चीनी का स्वाद भी चाहिए। बीमारी हो रहा है तो भी ले रहे हैं। ये चीनी महंगा हो जाएगा, कोई नहीं कर देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएगी जो गवर्नमेंट को इतना इतना टैक्स देती है। तो भाई चीनी सस्ता कैसे करें कि लोग खरीदते ही रहें, बीमारी हो रहा है तो भी खरीदते रहें। गवर्नमेंट बोलता है चीनी तुमको सस्ता बेचना पड़ेगा क्योंकि ये जनमानस का जरूरी चीज हो गया है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया है। तो बिजनेसमैन लोग अपना कॉस्ट कम कैसे करें? मतलब भाई आप चीनी का दाम कम करने बोल रहे हैं ना, ठीक है, बाई प्रोडक्ट हम अपने दाम पे बेचेंगे, बाई प्रोडक्ट पे कोई रेगुलेशन नहीं है।
चीनी पे रेगुलेशन है। तो जितना बाई प्रोडक्ट आता है उसको इतना मस्ती से मजे के दाम पे बेचते हैं लोग, जिसका कोई कीमत ही नहीं है। उसको इतना कीमत लगा के बेचते हैं कि चीनी सस्ता हो जाता है, और ऊपर से गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिलता है, कंपनी चल रही है मस्ती से। ठीक है, एनीवेज ये 60,000 रुपये आया ना, तो आप ये 31 से माइनस कर लोगे और क्या बोलोगे, 1000 यूनिट का फिर नेट कॉस्ट है। आप हिसाब देख पा रहे हैं क्या? मटेरियल का क्वांटिटी में 1000 है और अमाउंट है 50,000, प्रोसेसिंग कॉस्ट है 80,000, और बाई प्रोडक्ट का फिर मुझे यूनिट्स भी बताना पड़ेगा। मान लो 200 यूनिट है, तो इसमें से बाई प्रोडक्ट जैसे आप नॉर्मल लॉस की तरह लेस करते थे, उसका क्वांटिटी, उसका कॉस्ट नहीं, ये उसका मार्केट वैल्यू है, वो आपने माइनस कर दिया, तो 800 आया और इधर 70,000 आया। तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कि 800 इन दोनों का कंबाइंड क्वांटिटी है और इन दोनों का कंबाइंड कॉस्ट है 70,000, जिसको आपको ए और बी में तोड़ना होगा, जिसको तोड़ने के लिए 9 मेथड है। समझ में आ रहा है आपको बात? अब एक और सिनेरियो इसमें ही सोचो कि इनपुट है, थोड़ा और एक इम्प्रोवाइजेशन सोचो। प्रोसेस है, ए है, बी है और एक्स है। यहाँ पे वही 1000 यूनिट डाले 50 रुपया करके, प्रोसेसिंग कॉस्ट आपका 80,000 लगा, एक्स का 200 यूनिट आया और ये बाई प्रोडक्ट है, बट दुख की बात ये यहाँ पे बिकता नहीं है, कोई खरीदने नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर इसको बेचें तो कोई भी रुपया न दे, इट इज नॉट सेलेबल। तो इसको अगर आप यहाँ पे सेल नहीं कर पा रहे हो, आप इसको कचरा मान के पूरा फिर लेस कर दो, फिर तो ये कचरा ही है ना, जिसका मार्केट वैल्यू नहीं, वो बाई प्रोडक्ट कहलाने लायक थोड़ी है, फिर ये कचरा ही है पूरा। बट द थिंग इज, इसको बाई प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका मार्केट है, बट यहाँ पे नहीं ले सकते, तो आपको कैसे लेना पड़ेगा, इसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। इसको फर्दर प्रोसेस करके जो आया, मान लो X1, इसको बेचा जा सकता है, इसका बहुत दाम मिलेगा। कितना दाम मिलेगा? 50,000 रुपया मिल जाएगा अगर 200 यूनिट बेचोगे तो। तो सवाल उठता है, फर्दर प्रोसेस करने का भी खर्चा तो लगेगा ही ना, मान लीजिए 8,000 रुपया लगेगा। तो आप बोल सकते हैं इसका नेट मार्केट वैल्यू क्या हुआ आपके लिए? हाँ, 42 हुआ। तो बस आपको तो नेट मार्केट वैल्यू चाहिए था। यहाँ पे नेट मार्केट वैल्यू, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच इज 42,000। ये 42,000 को आप अपना वही स्टेटमेंट में, मटेरियल जब ले रहे थे 1000 यूनिट, अमाउंट उसका ले रहे थे 50,000, लेबर एंड ओवरहेड का मिला के प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ 80,000, और लेस बाई प्रोडक्ट का 200 यूनिट जब लेस करोगे, उसका उस समय मार्केट वैल्यू नहीं था, तो फर्दर प्रोसेस करके मार्केट वैल्यू मिला, तो उससे जो नेट मार्केट वैल्यू आया, 50,000 लेस नहीं करेंगे, जो नेट मार्केट वैल्यू आया 42,000, उसको आप लेस कर देंगे, तो ये आया 800 और ये कितना आया 98। ये आपका नेट हिसाब बनेगा। मतलब मुझे ये बताना है दोस्तों कि यहां पर जब ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस है, तो इसमें दो केस है। दो केस क्या है? एक, ये बात पक्की है कि चाहे जो भी केस हो, आपको उसका रियलाइजेबल वैल्यू को लेस करना है। अब एक केस है कि आपको जैसे बाई प्रोडक्ट बन के आया स्प्लिट ऑफ पे, आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। और दूसरा केस क्या है कि जब बन के आया तो मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो कैसे मार्केट वैल्यू मिलेगा? उसको फर्दर प्रोसेस करके मार्केट वैल्यू मिलेगा। तो पहले केस में जब मार्केट वैल्यू तुरंत ही मिल रहा है तो टेंशन ही नहीं है, जो मार्केट वैल्यू मिल रहा है वो लेस कर लो। और सेकंड केस में यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा है, फर्दर प्रोसेस करके मार्केट वैल्यू मिल रहा है, तो नेट मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? वो वाला मार्केट वैल्यू माइनस, हाँ, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट करके जो आया वो नेट मार्केट वैल्यू है, उसको आप लेकर अपना ट्रीटमेंट कर लो। दोनों में कॉमन बात क्या है भाई? उसका जो भी पैसा आने का है वो लेस करना है। किससे? जॉइंट कॉस्ट से, यानी प्री सेपरेशन कॉस्ट से उसको लेस करना है। ठीक है, तो एक पार्ट आपका समझ में आ गया। आपको ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस में लिखिए, द
net realizable value of byproducts is credited to joint cost. क्रेडिटेड टू जॉइंट कॉस्ट मतलब समझ गए क्या? रिड्यूस्ड क्रेडिटेड मतलब रिड्यूस, सब्ट्रैक्टेड। तो कॉस्ट डेबिट आइटम होता है, उस पर क्रेडिट कर रहे हैं मतलब लेस कर रहे हैं। ये है मेन ट्रीटमेंट। अब इसमें दो केस है, बाई प्रोडक्ट इज सेलेबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब जब बन के आया तभी बिक जाएगा। तो उस समय क्या करोगे? हाँ जी, जो मार्केट वैल्यू आपको मिल रहा है वही लेस कर लोगे। टेक सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट as net realizable value as NRV. Take sale value at split of point as net realizable value। ठीक है। अब ऐसा भी होता है ना कई बार, ये समझना, ये इसमें बस ऐसे बोलने के लिए कि अगर कभी ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना, इसी केस में जब बाई प्रोडक्ट बन के आया, यहाँ पे 60,000 रुपया मिल रहा है, तो ये तो अभी खुला है, अरे इसको पैकिंग करना पड़ सकता है ना, पैकिंग कॉस्ट लगेगा। पैकिंग कॉस्ट लगेगा आपका 2,000 रुपया का, तब जाके कोई लेके जाएगा। इस पैकिंग कॉस्ट को अपने बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। या फिर कोई को कमीशन देना पड़ेगा तो 2,000 रुपये कमीशन लेगा, वो 60,000 रुपये आपको लाके दे देगा। तो मार्केट वैल्यू क्या लेना चाहिए? 58। अरे कॉमन सेंस है, इसको कोई पढ़ाने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी खर्चा लग रहा है तो मार्केट वैल्यू कम हो गया, सीधा सा बात है। मतलब मार्केट वैल्यू मतलब आप स्टूडेंट लोग खाली क्या करते हैं ना, एग्जैक्ट फिर मार्केट वैल्यू जो क्वेश्चन में वर्ड टू वर्ड दिया होता है वही खोजते हो। बट आपको उसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ सकता है कि हमारे लिए मार्केट वैल्यू क्या है उसको समझना है। बाजार में एमआरपी क्या है वो नहीं देखना है। बाजार में उसका 60,000 मिल जाएगा, बट आपको तो वो पाने के लिए किसी को कमीशन देना पड़ा, तो आपके हाथ में क्या आ रहा है उसको देखना है। 58 आ रहा है तो 58 लेना है। मतलब एनआरवी निकालने का तरीका क्या है? सेल्स वैल्यू लेस एसोसिएटेड एक्सपेंसेस, अगर कुछ है तो वो माइनस करो। टेक सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एज एनआरवी, या फिर अगर कोई सेलिंग एक्सपेंस है तो उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है। दूसरा केस है, बाई प्रोडक्ट इज नॉट सेलेबल एट स्प्लिट ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज सेलेबल ओनली आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। Sellable only after further processing। तो उस समय टेक एनआरवी इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। देखो एक फॉर्मेट जैसा बना दिया, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और एक लेस एक प्रॉफिट का फिगर भी हो सकता है ड्यू टू प्रॉफिट ऑफ फर्दर प्रोसेस, प्रॉफिट ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस, आप ऐसा बोल सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस। तीनों को माइनस किया तो एनआरवी आया।
प्रॉफिट ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस। सर सेलिंग एक्सपेंस लेस किया अभी समझ में आया, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लेस किया समझ में आया, ये प्रॉफिट क्या चीज हो गया? देखो मेन प्रोसेस के लिए ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, मेन प्रोसेस के लिए ये बाई प्रोडक्ट है, तो मेन प्रोसेस इसको कचरा जैसा ट्रीट कर रहा है। मेन प्रोसेस बोलता है इससे जो मिल जाए मेरे को दे दो। बट व्हेन बाई प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड, इस प्रोसेस के लिए सोचो, इसके लिए तो भाई यही इनपुट है, ये आउटपुट है, इसके लिए तो सब मेन ही है। तो खाली इसके एंगल से सोचो, इसके लिए तो यही मेन है, इसके लिए थोड़ी बाई प्रोडक्ट है, तो पूरा तन मन धन से इसके ऊपर काम कर रहा है। तो अगला अपना प्रॉफिट अलग से रखना चाह रहा है, तो वो प्रॉफिट इसके खाते में नहीं आएगा, इसके खाते में जाएगा। जैसे ये बोलता है मैं तभी प्रोसेस करूंगा जब आप मुझे 1000 रुपए प्रॉफिट दोगे, तो आपके हाथ में नेट कितना बचेगा आप सोच लो, 50,000 सेल वैल्यू लेस 8,000 फर्दर प्रोसेस कॉस्ट में चला गया, और 1,000 वो भी ले लिया, तो 41 आएगा ना। मतलब आप जो भी कैलकुलेशन अभी कर रहे हो किसके एंगल से कर रहे हो पता है? इस प्रोसेस के एंगल से कर रहे हो, ये मेन प्रोसेस है, इसके एंगल से कर रहे हो। तो इसको बाई प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट को कचरा समझ रहा है, बट दूसरा कोई प्रोसेस तो उसको कचरा नहीं समझता है, वो तो उस पर सिंसियरली काम कर रहा है, तो वो अपना हिस्सा का कुछ प्रॉफिट अगर रखना चाहता है तो आप समझ लीजिए आपने मेन प्रोसेस में मार्केट वैल्यू और कम हो गया। समझ में आया? जैसे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, आप समझिए आप सब मेरे अकाउंटेंट है, ठीक है? अब मेरे यहाँ कई बार होता है ना, पुराना बुक्स पड़ा रह जाता है, काम नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है, तो मेरे पुराने बुक्स मेरे लिए बाई प्रोडक्ट हो गए, तो मैंने अपने भाई को दिखाया तो बोला अरे भैया ये मेरे को दे दीजिए, इसको तो मैं बेच दूंगा, बिक जाएगा ये पूरा। बोला कितना रुपया करके बेचेगा? मेरे को तो लग रहा था कचरा ही है। बोला आप 50-50 रुपए करके बेच देंगे। तो कैसे बेचेगा वो सब आप छोड़ दीजिए, लेकिन 50 रुपए करके बेचेंगे तो उसमें मुझे प्रॉफिट का 2 रुपया चाहिए। मतलब मैं अपने लिए नेट क्या मानूं फिर? 48। और आप सब मेरे अकाउंटेंट हो, आप सब उस सेकेंडरी प्रोसेस के अकाउंटेंट नहीं हो, तो आपको अपने नेट हिसाब में 48 समझना है ना, करेक्ट? तो वही लॉजिक है भाई कि अगर सेकेंडरी प्रोसेस वाला कोई प्रॉफिट रखना चाहता है तो दे दो। बेसिकली हम ये बोलना चाहते हैं अपना नेट हाथ में क्या आ रहा है वो देखो। ओके, तो ये 3 चीज लेस करने से, सेल वैल्यू में से 3 चीज लेस करते हैं, सेलिंग एक्सपेंस, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट और प्रॉफिट ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस, तो एनआरवी आ जाता है। इस एनआरवी को आप क्रेडिट करोगे। देखो टेक एनआरवी कैसे लोगे? ऐसे, और इसमें तो एनआरवी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, इसमें तो जो सेल वैल्यू मिल रहा है वही आपका एनआरवी है, और इसमें एनआरवी निकालना पड़ा। जब इतना कैलकुलेशन से एनआरवी निकाल रहे हैं, आप समझ सकते होंगे कि फ्लो चार्ट के एंगल से अगर हम सोचे, फ्लो चार्ट के एंगल से अगर हम सोचे तो एनआरवी निकालने के लिए हमें बैक कैलकुलेशन जैसा कुछ करना पड़ा ना। जैसे यहाँ का एनआरवी निकालने के लिए डोंट यू थिंक आपको बैक कैलकुलेशन करना पड़ा? ये देखिए, ये निकालने के लिए पीछे से आना पड़ा, 50 -1 -8 करके यहाँ पे आए। तो इसका अकाउंटिंग का एक नाम पड़ गया, इस अकाउंटिंग का एक नाम है, जब आप बैक कैलकुलेशन से एनआरवी निकाल रहे हो, वी आर कॉलिंग दिस अकाउंटिंग एज रिवर्स कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आप लिख लीजिए उसी के नीचे, this is called as reverse cost accounting method। मतलब क्वेश्चन में कभी ऐसा हिंट दे देना कि ट्रीट बाई प्रोडक्ट यूजिंग रिवर्स कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ट्रीट बाई प्रोडक्ट यूजिंग रिवर्स कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि आपको करना क्या है। रिवर्स कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग पीछे से उसका एनआरवी निकालते हैं और उस एनआरवी को फिर नॉर्मल लॉस के तरह क्रेडिट कर देते हैं, बस इतनी सी बात है। आपका एग्जाम में जो 90% सम होगा उसमें आप बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट लेफ्ट साइड वाला ही करेंगे, ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस वाला ही, ठीक है? इसलिए इस पे वजन ज्यादा है।
दूसरा ट्रीटमेंट, ये एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है, ट्रीटेड एज मेन प्रोडक्ट। क्योंकि कोई भी कंपनी बाई प्रोडक्ट से इतना मोहब्बत नहीं कर बैठता है। वो हमेशा कहीं ना कहीं मन ही मन ये चाहता है कि यार बाई प्रोडक्ट नहीं आए तो और भी अच्छा है, मेन प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, प्लानिंग करेंगे। बाई प्रोडक्ट को लेकर जस्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बाई प्रोडक्ट इतना ज्यादा आता है, अनअवॉइडेबल है, जैसे पेट्रोलियम वाले केस में, और उसके ऊपर बाई प्रोडक्ट जो हमारा बिक रहा है उसके ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। जैसे मैं बोला पेट्रोलियम से रबर बनता है, उसका बाई प्रोडक्ट से, तो रबर इंडस्ट्री डिपेंडेंट, आप समझिए। रबर मतलब मैं बोल रहा हूँ टायर इंडस्ट्री, टायर वायर की बात हो रही है। रबर का तो वैसे प्लांट भी होता है, रबर प्लांट, वहां से भी रबर आता है। बट ये टायर वायर में जो ब्लैकिशनेस आप देखते हो वो सब पेट्रोलियम के कारण है, पेट्रोलियम का केमिकल उसमें यूज होता है टायर वायर बनाने में। ओके, तो द थिंग इज, जो यहाँ से जा रहा है उसके ऊपर चेन में इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। तो ऐसे सिनेरियो में तो आपको बाई प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट जैसा मान लेना चाहिए। क्योंकि आप फिर बाई प्रोडक्ट को हटा दोगे ना अगर प्लानिंग व्लानिंग करके, तो वो इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी, सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी कि क्या कर दिया तुम। ओके, तो द थिंग इज, ऐसे सिनेरियो में ही मेन प्रोडक्ट चलता है, जो बहुत ही एक सम्स के एंगल से, एग्जाम के एंगल से रेयर है। एग्जाम का मैक्सिमम सम वहीं पे है, बट फिर भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें क्या करते हैं, मैं आपको एक फ्लो चार्ट से वापस समझाता हूँ, तभी आपको विजुअलाइज होगा, तभी क्लियर होगा। इनपुट है, मानो प्रोसेस है, ए है, बी है, एक्स है, 1000 यूनिट एट द रेट 50 रुपये, प्रोसेस कॉस्ट का 80,000। एक्स एक बाई प्रोडक्ट है जिसका 300 यूनिट आया, और ए में बी का क्वांटिटी 400 और 300 आया। ये मेन प्रोडक्ट है। इसका सेल वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे 15,000 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, जब आप बाई प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट का दर्जा दे रहे हो तो आप इसका सेल वैल्यू पे उतना ध्यान मत दो। आप अपना जॉइंट कॉस्ट जो निकालते हो वो जैसे ए बी को बिना ध्यान दिए निकालते हो, वैसे एक्स को भी ध्यान मत दो। आप सिर्फ खर्चा लो, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल का 1000 यूनिट, अमाउंट कितना उसका 50,000, लेबर ओवरहेड का 80,000, 130 आया, ये 1000 आया। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल लॉस यहाँ पे होता, कचड़ा होता, जेन्युइन कचड़ा, नॉट बाई प्रोडक्ट, कचड़ा, तो वो नॉर्मल लॉस हम जरूर लेस करते एट इट्स रियलाइजेबल वैल्यू। अभी नॉर्मल लॉस नहीं है। ठीक है, तो ये 1000 जो है इसमें बाई प्रोडक्ट भी है, बट बाई प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट जैसा ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए बाई प्रोडक्ट का सेल वैल्यू जो है वो लेस मत करना। आप लेस किसका करते थे, नॉर्मल लॉस का लेस करते थे। ठीक है, मतलब बाई प्रोडक्ट को जब नॉर्मल लॉस जैसा ट्रीटमेंट देते थे तब लेस करते थे। अभी तो बाई प्रोडक्ट को नॉर्मल लॉस ट्रीटमेंट नहीं देना है, तो लेस नहीं करना है। तो क्या करना है सर, तो फिर 1,30,000 रुपए को 3 भाग में तोड़ने, ए में, बी में, एक्स में। सर कैसे तोड़ने, 9 मेथड सिखाएंगे ना। जैसे अब मैं ऊपर में क्या समझा रहा था कि ये जो जॉइंट कॉस्ट आया, ये 98 किस में टूटेगा, और ये और बी में, एक्स में टूटेगा क्या, क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि उसको तो इज्जत इतना दिया ही नहीं ना, उसका तो मार्केट वैल्यू लेके लेस मार दिया। तो ए और बी में टूटेगा 9 मेथड के हिसाब से, 9 में से कोई एक मेथड चूज कर लेंगे। और अभी जब बाई प्रोडक्ट को आप मेन प्रोडक्ट समझ रहे हो तो भाई खर्चा तीनों में बटेगा, क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया? तो बस बाई प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू उस समय यूज नहीं करना है जॉइंट कॉस्ट पता करने के लिए। जॉइंट कॉस्ट विदाउट बाई प्रोडक्ट पता चल जाएगा और फिर उस जॉइंट कॉस्ट को सब में तोड़ा जाएगा। ट्रीटेड एज मेन प्रोडक्ट में लिखिए, द नेट जॉइंट कॉस्ट the net joint cost is ascertained
is ascertained without reducing byproduct realization. The net joint cost is ascertained without reducing byproduct realization. ठीक है। फिर लिख लो एक लाइन और। The net joint cost is apportioned into joint products and byproducts using appropriate method. The net joint cost is apportioned into joint products and byproducts using appropriate method. देखो ये भारी भरकम लोड था, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट सीख लिया मतलब एक लोड खत्म हो गया, और इसको चार्ट फॉर्म में देख दिए तो कभी भूलोगे नहीं। थोड़ा सा चार्ट बना तो लिए, देखिए हमारा दिमाग है ना, इंसान का दिमाग, ये फोटोग्राफिक मेमोरी होता है। ये लेंस है, लेंस, दिस लेंस, कैमरा का लेंस ये। इसका मेगापिक्सल मालूम है? बताया था मैंने? कोई और को मैं नहीं बताया होगा, वो यहाँ पढ़ता था वो। 576 मेगापिक्सल है। आज तक इतना मेगापिक्सल का कोई कैमरा नहीं बना है। गूगल का सैटेलाइट बना है जिसमें कैमरा है, जो आसमान में छोड़ा हुआ है, जिससे वो लोग मैप दिखाते हैं हम लोगों को। वो वाला कैमरा भी बोलते हैं कुछ 300 समथिंग मेगापिक्सल पे है। तो इमेजिन करिए क्वालिटी ऑफ दिस लेंस, एंड इसका पिक्चर क्लिक करने का जो स्पीड है, वो आप बटन दबाएंगे ही नहीं, उसके पहले ही वो जैसे एक होता है ना कैमरा में बूस्टर शॉट्स, हाँ, कि आप बटन दबा के रहेंगे पट 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 15-20 फोटो आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे उतने देर में जब आपका कैमरा 15-20 फोटो लेता है, यहाँ पे 1,500-2 हजार फोटो आराम से लिया जा सकता है। तो जब आप कुछ भी लिखते हो, तो अभी तो क्या हुआ था ना, टुकड़ा टुकड़ा में लिखा, अभी तक आप इसका पूरा का फोटो खींचा नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा का फोटो है। मतलब आपके पास इतना का फोटो दिमाग में सेव्ड है, इसका फोटो दिमाग में सेव्ड है, ऐसा हुआ है। एक बार पूरा का फोटो ले लीजिए, ऐसा कान खींची दीजिए, पूरा को एक बार बस देख लीजिए, बस हो गया। अरे फोटो ज्यादा देर में खींचा नहीं जाता, फोटो खींचने में कितना टाइम लगता है? बस वो जब कैमरा डालते हैं तो फोकस क्लियर होता है, बस खचाक हो गया। सेट वेट कुछ नहीं होता है, ये इसका कैपेसिटी आप नहीं जानते, आप तो छोटा मोटा कैमरा से खेल रहे हैं ना अभी तक। बड़ा कैमरा है ना ये, बस नजरें एकदम क्लियर है, फोकस्ड है, तो फोटो खींच गया, खचाक हो गया। ये देखिए मैंने इसको छोटा किया, ये पूरा एक साथ दिख रहा है मतलब फोटो खींचा गया। अब तुम भूल के दिखा दो, जाओ भूल के दिखा दो, अब नहीं भूल सकोगे। ये पढ़ने का तरीका है। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या था, वो ऐसे ही याद रहेगा, जब एग्जाम दोगे ना वो दिमाग में फोटो आ जाएगा। लेफ्ट साइड में था ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस, राइट साइड में था ट्रीटेड एज मेन प्रोडक्ट, वो दिमाग में फोटो खुल गया। जब ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस था तो दो पार्ट था,
कि वहीं पे बेच दोगे, स्प्लिट ऑफ पे ही बेच दोगे, तो मार्केट वैल्यू इज ओनली द एनआरवी। और इधर आते हो तो वहां पे नहीं बिक रहा है, स्प्लिट ऑफ पे नहीं बिक रहा है, तो फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हैं, तो एनआरवी निकालने का एक इक्वेशन दे दिए थे सर। सेल वैल्यू में से 3 आइटम घटाना है। सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंस और फर्दर प्रोसेस कॉस्ट घटा के आप एनआरवी ले लीजिए, और उस एनआरवी का क्या करिए, नॉर्मल लॉस जैसा ट्रीट करिए, माने कॉस्ट से लेस कर दीजिए। ठीक है, तो जॉइंट कॉस्ट का कॉस्ट यानी जॉइंट प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें सेट हुआ है चीनी वाला। ठीक है, इस तरफ आइए कि अब जॉइंट प्रोडक्ट जैसा अगर बाय प्रोडक्ट को ट्रीट करना है, तो जब जॉइंट कॉस्ट निकालोगे उसमें बाय प्रोडक्ट को कुछ मत करिएगा, उसका सेल वैल्यू को देखिएगा भी मत, उसको लेस भी मत करिएगा, तो ग्रॉस जॉइंट कॉस्ट आएगा और उसको सब में बांट देना है। कैसे बांटना है, अप्रोप्रिएट मेथड जो आप मेन प्रोडक्ट के लिए चूज करेंगे वैसे। बेसिकली उस समय हम लोग ये बोलेंगे हमारे 3 मेन प्रोडक्ट, बी के एग्जांपल के हिसाब से हमारे 3 मेन प्रोडक्ट, हम लोग बाई प्रोडक्ट शब्द ही नहीं यूज करेंगे, सारे ही मेन प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट लिखा गया है क्वेश्चन में, बट हम लोग के लिए वो रीड करने में बाई प्रोडक्ट नहीं है, सब मेन प्रोडक्ट ही। मान लीजिए ऐसे सिनेरियो में जब बाई प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट जैसा ट्रीट करेंगे, तो ऐसा मान लेना कि बाई प्रोडक्ट है ही नहीं, सारे मेन प्रोडक्ट है। ओके,